स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे डेनमार्क का जो एनर्जी आइलैंड है और ये शब्द एनर्जी आइलैंड जो आजकल बहुत आने लगा है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो समझिए ज़रूरत क्या है इस तरह का ऊटपटांग चीज़ का? ज़रूरत ये है कि हर किसी को अभी रिन्यूएबल्स का मेन वैल्यू समझ में आ रहा है। जनरली मैं बार-बार बताता हूँ कि किसी को पर्यावरण से लेना-देना नहीं, भले उसी के चलते जान ऊपर भी चले जाएँ, लेकिन कोई उसका वैल्यू नहीं देगा। लेकिन आप किसी को इंडिपेंडेंस का वैल्यू बहुत आसानी से बता सकते हैं। अभी जैसे इस इनके चलते जो नौटंकी चल रही है पूरी दुनिया में, सबका इन्फ्लेशन का बैंड बज रहा है और मतलब जो हालत खराब हो रहा है उससे सारे यूरोपियन कंट्रीज़ को समझ में आ रहा है कि उनका एनर्जी डिपेंडेंसी रशिया पे होना बहुत भारी पड़ गया। तो हिसाब वही समझिए कि हर देश को समझ में आया कि रिन्यूएबल्स देश को आज़ादी देता है, पावर इंडिपेंडेंस देता है, वो ज़रूरी है और उससे स्टेबिलिटी रहती है, स्टेबिलिटी से इकोनॉमिक्स अच्छा चलता है, इकोनॉमिक से ग्रोथ होता है, ग्रोथ से और फ्यूचर डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा नहीं रहे कहीं पे एक पाइप उड़ा तो हम सब स्वाहा हो गए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होती है और ये समझिए कि जितना भी विंड एसेट्स हैं, वो डीप सी में बहुत अच्छा काम करते हैं। लैंड पे ठीक-ठाक काम करते हैं, लेकिन जैसे आप डीप सी पे जाएँगे वही टरबाइन बहुत बेटर आउटपुट देने लगता है और हिसाब ये समझिए कि जितने भी विंड फार्म है उसको कोई नहीं देखना चाहता, कोई नहीं सुनना चाहता क्योंकि विंड फार्म जेनुइनली बहुत नॉइज़ी होते हैं। तो कोई ना देखना चाहता है ना सुनना चाहता है। प्लस उसका आपको एचवीडीसी कन्वर्टर स्टेशंस डालना पड़ेगा, वो भी बहुत बड़ा, बहुत अगली बिल्डिंग होता है। कोई भी नहीं सुनना, देखना चाहता है। ये सब चाहते हैं लोग हमको इसका ये मिल जाए, क्या बोलते हैं, बेनिफिट मिल जाए, लेकिन हमें देखना ना पड़े। तो हिसाब वही समझिए ज़रूरत है कि कोई ऐसा चीज़ जो हमें रिन्यूएबल एनर्जी से का दे दे ताकि हमारे पास सेफ्टी, इंडिपेंडेंस और स्टेबिलिटी आ जाए। कुछ ऐसा दे दे जो मतलब विंड फार्म का मेन बेनिफिट यानी डीप सी में सबसे बेस्ट काम करना उसको भी संभाल ले और किसी को देखना या शिकायत करने का मौका ना मिले। तो ये ज़रूरत है। अब बात करते हैं लॉजिक क्या है इसके पीछे। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि नॉट इन माय बैकयार्ड जिसको कहा जाता है, ये रियल फिनोमेनन है। मतलब कि हर कोई बोलेगा अच्छा न्यूक्लियर अच्छा है, लेकिन कोई अपने घर के पीछे नहीं बनाना चाहेगा। जैसे हर कोई बोलता है ना कि मेट्रो चाहिए, सर आपका घर का थोड़ा सा हिस्सा जाएगा, नहीं चाहिए। तो ये वही वाली बात हो जाती है। नॉट इन माय बैकयार्ड ये एक इंसानियत का हकीकत है। चाइना में हर प्रोजेक्ट इतना आसानी से क्यों हो जाता है? बात है कि वहाँ गवर्नमेंट सुनती ही नहीं पब्लिक का। हमको आपको हटा देना है मतलब आप हट जाओ, काम खत्म सर, काम खत्म, सीधे हटा दिया जाएगा, या तो ऊपर भेज दिया जाएगा या तो हटा ही दिया जाएगा। तो वहाँ पे समझिए हर्डल्स नहीं होते, तो इसलिए सारा प्रोजेक्ट इतना स्पीड से बनता है। लेकिन बाकी सारे यूरोपियन कंट्री में, इंडिया में, हर जगह पे जहाँ पे भी थोड़ी-सी भी डेमोक्रेसी है वहाँ पब्लिक बैंड बजा देती है। क्योंकि हर किसी को है कि हमको बेनिफिट चाहिए लेकिन साइड इफेक्ट नहीं चाहिए। तो ये नॉट इन बैकयार्ड एक बहुत सीरियस सिचुएशन बना देता है। और उस जगह पे कोई हर्डल नहीं है जहाँ पे कोई रह नहीं रहा है, जहाँ कोई देख नहीं रहा है, कोई विज़िट नहीं कर रहा, उस जगह पे आप कुछ भी कीजिए। जैसे कि आप लोग बार-बार सुनते हो गैस पाइपलाइन के पीछे प्रोटेस्ट हो रहा है, ये मत करो, वो मत करो। कभी आप सुने कि ऑयल रिग्स के लिए ऐसा प्रोटेस्ट हुआ? क्यों? क्योंकि वहाँ जा ही नहीं सकता कोई, नज़र से ही दूर है। तो नज़र से दूर है तो कोई लोड नहीं ले रहा है कि भाई ठीक है, हमें दिख नहीं रहा ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये ऐसी बात नहीं है वो इंसान खराब है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी का लिमिट है। हमारा ब्रेन अनंत नहीं है। तो ये समझने वाली बात होती है कि अगर आप कोई भी चीज़ को ऐसी जगह पे रख देते जहाँ कोई देख नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा, किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आपको कई बार जैसे मैंने बताया कि कई जगह पे आप ऐसा चाहते हो जहाँ ब्यूरोक्रेसी ना हो, जहाँ पे आपको खुला एक्सपेरिमेंट करने को मिले। जैसे कि ये आपको बता रहा हूँ, ये इंडिया का है, विंड फार्म को बैन करने का कोशिश किया था। बात है कि ये फॉरेस्ट हटा-हटा के विंड फार्म डाल रहे थे। तो बात था कि अब लेकिन सबको बिजली चाहिए, लेकिन फॉरेस्ट भी नहीं हटाना चाहते। सर कैसे काम चलेगा? सब चीज़ नहीं होगा, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो बेस्ट यही रहता है कि लोगों को ज़मीन पे रहने दो और विंड टरबाइन को समुद्र के ऊपर बैठा दो। तो साहब यही समझिए कि हर कोई ऐसा चाहता है, हर देश चाहता है, हर साइंटिस्ट चाहता है ऐसा जगह मिल जाए कि जहाँ पे हम कुछ भी कर लें, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट करें, 10,000 परमिट लेने का, 500 घंटे का पार्लियामेंट का डिस्कशन नहीं, बस करना है, करो, टेस्ट करो, अच्छा काम कर रहा है, बल्ले-बल्ले आगे बढ़ाओ, नहीं काम कर रहा है उसको हटाओ, दूसरा ट्राई करो। तो उसी के लिए इस आइलैंड के पीछे लोग भागने लगे हैं कि हमें ऐसा जगह मिल जाए जहाँ पब्लिक से इतना दूर हो जाए कि कोई काँई-कुचूर नहीं करे। जैसे बोले ना कि आपको कभी ऑयल रिग के लिए कोई शिकायत नहीं करता, क्योंकि वो दिखता ही नहीं है। और जितने भी कोर टेक्नोलॉजीज़ का रिक्वायरमेंट हो रहा है, जैसे कि आर्टिफिशियल आइलैंड बनाना, इंसानियत कर चुका है। मतलब हमें पता है, अच्छे से पता है कि कैसे बनाते हैं, कैसे वो टिकता है, कैसे वो डूबता है, किस स्पीड से उसे रीइंफोर्स करना पड़ेगा, क्या उसका इरोजन होगा, हर डेटा हमारे पास है। तो हम ऐसा नहीं कि सिर्फ़ बोलने का बोल रहे हैं, बनाते हुए आ रहे हैं, तो पता है कि ये बनाया जा सकता है। तो लॉजिक यही है कि हमको अपने पिछवाड़े में नहीं चाहिए, तो ठीक है भैया, आपको दिखेगा ही नहीं, बस आप इसके लिए टैक्स भरते रहो, हम सल्टा देंगे। तो अब बात करते हैं विंड एनर्जी, जो इसका कोर है। कोर एनर्जी के हिसाब से ये समझिए कि ये बहुत बढ़िया विंड एनर्जी काम करता है, लेकिन साइड इफेक्ट होता है कि बड़ा बनाना पड़ता है। लैंड विंड टर्बाइन्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप उसे ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे?
आप बोलोगे ट्रक से करेंगे। बात है कि आपको ट्रक से अगर कुछ ट्रांसपोर्ट करना, अब मान ली कोई बहुत बड़ा चीज़ है, तो एक सारी सीरियस समस्या बन जाता है, कहीं पे भी ब्रिज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रिज का क्लियरेंस होता है कि ब्रिज बनाया गया है। जैसे मान ली एक स्टैक्ड कंटेनर नहीं जा सकता उसके नीचे से, उसके अंदर सिर्फ सिंगल कंटेनर जा सकता है, तो उसके हिसाब से सारे ब्रिज बनाए हुए हैं। अब बात है कि अगर आप सामान उससे बड़ा बनाएंगे तो वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा। तो यही कारण से जितने भी लैंड बेस्ड विंड टर्बाइन है वो बहुत छोटे बनने लगे हैं, और ऑफशोर है, यानी जो समुद्र में ना वो बहुत बड़ा है। ऐसा क्यों? क्योंकि फैक्ट्री जो है वो समुद्र के किनारे बनाई जा रही है, वो एकदम बड़ा सा बना रहा है, वो बोट पे लाद रहे हैं, बोट पे चला जा रहा है, और बोट का कोई साइज़ का लिमिट नहीं होता। तो आराम से बड़े बड़े भरपुष्ट साइज़ के टर्बाइन्स बनाए, इसे बोले खास तरह का इनका सब चीज़ बन चुका है। बोट, ये बोट है जो मतलब लिटरली चार पैर पे खड़ा हो जाता है, सी फ्लोर पे चार पैर पे खड़ा हो जाता है, और उसके नीचे पाइल डाल के स्टेब्लिश कर देता है अपने आप को। तो वही समझिए कि विंड टर्बाइन काम करता है, लेकिन बड़ा बनाने से फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि हर टर्बाइन को मेंटेनेंस चाहिए। अगर आप टरबाइन की संख्या कम कर देते हैं तो मेंटेनेंस पर मेगावाट सुधर जाता है, तो इसीलिए वो प्रैक्टिकल हो जाता है, इकोनॉमिक्स बेटर हो जाता है, तो बड़ा बनाना चाहिए। दूसरा, बहुत सारा चाहिए, 5-6 से छोटा मोटा मोहल्ला चला सकता है, 100 से 1000 से आप पूरा देश चला सकते हैं। तो वही समझिए कि हम लोग को बड़ा चाहिए और खूब सारा चाहिए। और इसका सबसे बढ़िया बात है कि ये ऑलमोस्ट 24/7 चलता है, खासतौर पे सी में, वहाँ पे मतलब वेदर एनालिसिस ज़्यादा आसान होता है, तो ऑलमोस्ट चलता है, और प्रिडिक्टिबिलिटी बहुत अच्छी है इसकी। विंड टर्बाइन ये बात ज़रूर सही है कि उसका पावर अप डाउन होता है, लेकिन ऑलमोस्ट हमें पता चल गया कि उसका पावर अप डाउन अब कैसा होगा। मतलब इतना अच्छा वेदर एनालिसिस हुआ है कि प्रिडिक्ट कर दिया जाता है कि अरे शाम को मान लो 600 मेगावाट आउटपुट आ रहा है, वो 550 हो जाएगा, 550 हो जाता है। ये बहुत अच्छा हमारा प्रिडिक्शन हो गया, तो यानी हम लोग इस पर थोड़ा भरोसा कर लेते हैं। लेकिन इसको ऑन साइट मेंटेनेंस चाहिए, यानी कि जितने भी आप विंड टर्बाइन देखते हैं, जैसे आप ये टेनेंट मूवी में देखेंगे, उसके अंदर जाके एक आदमी रिपेयर करता है, ये एक है, मतलब हर दिन समझिए एक छोटी सी क्रू है, वो हर टरबाइन को एक एक करके चेक करते रहती है, और जब तक वो पूरा सारे टरबाइंस को चेक करती है, फिर से पहले वाले को चेक करना पड़ता है। मतलब मेंटेनेंस खाता है विंड टरबाइन का, एक और साइड इफेक्ट है, इसीलिए सोलर का दाम इतना स्पीड से क्यों घट गया, बात उसमें मेंटेनेंस नाम का कोई चीज़ नहीं है। और आजकल तो बड़े बड़े फार्म में रोबोटिक क्लीनर लगा देते हैं, तो और कुछ करना ही नहीं पड़ता है। ये पहली बात समुद्र में है, समुद्र सब्जी खाता, तो इससे उसके अंदर डिह्यूमिडिफायर चलाया जाता है, और प्लस है बहुत सारी चीज़ें, बेरिंग सर्फेसेस है, ग्रीस है, तो मेंटेनेंस चाहिए, और 24/7 स्टाफ चाहिए होता है, यानी मतलब तभी आप इसको अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन और डिप्लॉयमेंट बहुत आसान हो जाता है समुद्र में, आपको टेंशन नहीं कि इतना बड़ा से ज़्यादा बड़ा बना देंगे, भाई ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, वो सबका समस्या खत्म हो जाता है। बोट से आराम से जितना बड़ा बनाना चाहें आप कर सकते हैं। और सरफेस एरिया कोई लिमिटेशन नहीं, जैसे कि मान लीजिए आप इंडिया में कोई जगह खोज भी लेते हैं कि यहाँ पे विंड टर्बाइन अच्छा चलेगा, उसका तो एक लिमिट होगा ना, कि एक साइज़ के बाद ज़्यादा बड़ा बनाने लगेंगे तो पता चला आप दूसरे मोहल्ला में, गाँव में जाने लगे, और क्या पता आप एग्रीकल्चरल लैंड को खाने लग जाएंगे। तो इसीलिए समुद्र में करने का ये सब समस्या हट जाता है, कोई टेंशन नहीं। आप 100 से गाड़ी खोलिए, प्रॉफिट लाइए, उसका प्रॉफिट से आप फिर लोन उठाइए, फिर उसके बेसिस पे आप 500 और ऐड कीजिए, फिर उसका करते जाइए, कोई टेंशन नहीं, कोई नहीं शिकायत करेगा। कई कई हज़ार टरबाइन लगाने का जगह खाली पड़ा हुआ है, कोई इस पर लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। तो विंड का यही सबसे मेन बात है कि इसे ऑफशोर कर दो, समस्या सॉल्व हो जाता है। अब बात करते हैं एचवीडीसी। तो हिसाब ये समझिए कि एचवीडीसी के बिना तो बिजली भेज ही नहीं सकते, मतलब बिना डीसी के आप बिजली दूर नहीं भेज सकते, खासतौर पे समुद्र के तरफ वगैरह। तो इस तरह के आपको प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलेंगे, ये सब होता है, मतलब ऑयल प्लेटफॉर्म वाले इंजीनियर से इसे डिज़ाइन करते हैं, तो ये एचवीडीसी प्लेटफॉर्म रहता है, लेकिन ये बहुत महंगा और बहुत लिमिटेड रहता है। तो इसको जनरली इस्तेमाल किया जाता है अगर आप 80 किलोमीटर से ज़्यादा दूर जा रहे हैं, मतलब आपका तार अंडर सी 80 किलोमीटर रहेगा, तो शांति से एचवीडीसी करो। ये इतना महंगा पड़ता है, करने का तो आप लोग एचवीडीसी तुरंत कर देना चाहोगे, लेकिन वो इतना महंगा पड़ता है कि इकोनॉमिक लॉस जो होगा वो इसका डेट से अच्छा ही रहेगा, तो इसीलिए लोग अफोर्ड कर देते हैं। लेकिन हाँ, जब बहुत दूर कर देते हैं, जैसे 1000, 3000, 5000 में बात करने लगते हैं, तो हो जाता है भैया शांति से एचवीडी। 1500 के ऊपर डिस्कशन नहीं करना है, और अंडर वाटर अगर आपका केवल 100 किलोमीटर है तो यही करना ही पड़ेगा। तो इंटरकनेक्ट का नीड जो है, बात है कि पूरा यूरोप अब समझ गया है कि जितना अच्छा से वो इंटरकनेक्ट कर पाएंगे उतना अच्छा आसानी से सबको स्टेबल रख पाएंगे, सबको, क्योंकि कभी जितने भी रिन्यूएबल्स हैं उसका पावर आउटपुट फिक्स नहीं होता। दूसरी बात कि शहर का पावर कंजम्पशन फिक्स नहीं होता, जैसे आपके पास कोल प्लांट्स ही हैं या नेचुरल गैस का फायर्ड प्लांट ही है, वो अपना फुल स्पीड पर चल रहा है, लेकिन आपका शहर का नीड खत्म हो गया, तो आप सोचोगे कि ठीक है हम पावर कम कर देते हैं, उससे आपका नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि प्लांट पैसा तभी बनाता है जब वो बिजली बेचता है, अगर बिजली खपत नहीं हो रही है, प्लांट का उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा, मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं चल रहा है, तो प्लांट बंद होने की जगह पे चाहता है कि भैया हम बिजली बेच दें। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फ्यूल खपत कर रहा है उस फ्यूल का दाम तो बढ़ते ही जा रहा है ना, तो उसको आज खपत करके अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। मतलब एक आपको जो सैलरीज दे रहे हैं वो तो मंथली के हिसाब से फिक्स है ना, तो एक महीने में जितने यूनिट्स भेजेंगे उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा, तो इसीलिए कोई भी प्लांट बंद नहीं करना चाहता, पावर आउटपुट कम भी नहीं करना चाहता, इसलिए भाई हाँ मेंटेनेंस हो, शटडाउन हो, वो सब अलग बात है, लेकिन चाहते हैं फुल चलता रहे। तो उसी के लिए इंटरकनेक्ट फायदा देते हैं। जैसे मान लीजिए नॉर्वे में ऐसा टाइम होगा कि शहर बिजली निकाल, वो नॉर्वे से बिजली लेकर स्कॉटलैंड में डाल देंगे। इंग्लैंड को जगह भैया हमारे पास बहुत बिजली कम पड़ रहा है, वो आयरलैंड नीदरलैंड से खरीद लेंगे। जर्मनी को हो रहा है हमारे पास बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो आइसलैंड को दे देगा। तो ऐसे से करके सबको बैलेंस रख सकते हैं।
तो ये सब इंटरकनेक्ट आप देख रहे हैं कि आराम से है 1700-1100 किलोमीटर का, 1200 किलोमीटर का, 1500 किलोमीटर का, 400 किलोमीटर का, 1900 किलोमीटर का, यहीं सब पे काम ही चल रहा है। और ये सब के लिए एचवीडीसी चाहिए, लेकिन वो इसे इसमें बनाने में बहुत लिमिट बनता है, बहुत ज़्यादा मतलब हू-हा बहुत करना, बहुत ज़्यादा वोल्टेज भी आप नहीं बढ़ा सकते और प्लस ट्रांसफार्मर बहुत बड़ा ला नहीं सकते। मतलब ये सब ट्रांसफार्मर बनाया नहीं जाता कि समुद्र के इन्वायरमेंट में रखा जाए, और प्लस हर तरफ से आप उसे लॉक करके रखो, जबकि ट्रांसफार्मर बनाया जाता है खुला जगह पे। तो हिसाब वही समझिए कि बहुत सारा चीज़, जैसे मैंने बताया समुद्र में आसान होता है विंड टर्बाइन को लेके, सबस्टेशन का उल्टा होता है। सबस्टेशन का मेन सबस्टेशन ज़मीन पे आसान पड़ता है। तो हिसाब वही समझ आया। लेकिन अगर समुद्र का बेनिफिट क्या है? ट्रांसपोर्टेशन और डिप्लॉयमेंट। तो ये सब ट्रांसफार्मर जैसे चाइना में बन रहा है, तो ये मतलब चाइना का वर्ल्ड का रिकॉर्ड बनाया हुआ है, अराउंड 12 गीगावाट का एचवीडीसी लिंक है जो अराउंड 1200 केवी पे चलता है। तो ये वही वाला ट्रांसफार्मर, और ये से 3 ट्रांसफार्मर लगते हैं क्योंकि ये एक फेज़ को ही संभाल सकता है। ऐसे 3 ट्रांसफार्मर लगते हैं, 3 फेज़ इनपुट आता है जनरेटर से, 6 फेज़ आउटपुट जाता है, फिर वो कन्वर्टर स्टेशन में जाता है। और ये सब बहुत बड़े-बड़े स्ट्रक्चर हैं। इंडिया में भी है ऐसा बहुत जगह, आगरा में है जो कि इंडिया का सबसे बड़ा है, अराउंड 8 गीगावाट का है, 800 केवी का है। तो ये सब समझिए, ऐसा बहुत सारा चीज़ लैंड पे बनता है। तो ट्रांसपोर्ट करना ये सबको भी मुश्किल रहता है, लेकिन मानिए समुद्र में ट्रांसपोर्ट करना पड़े, आसानी से हो जाता है। जैसे इंडिया के केस में बनाया गया है, एबीबी का इंटरकनेक्ट है, हिताची का इंटरकनेक्ट है, वो लोग कैसे भेजते हैं? समुद्र का बोट में डालते हैं। बोट के बाद आपको ज़मीन में लाने की ज़रूरत ही नहीं, बोट डालिए आइलैंड पे पहुँचा दीजिए, काम खत्म। तो आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड मिल रहा है कि जित कंपनी का काम होगा सिर्फ आप बोट तक ले आइए, बोट से हमारे पास तुरंत आ जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन और डिप्लॉयमेंट, मतलब ये पूरे जितने भी आइसलैंड में कुछ बन रहा है, स्कॉटलैंड में बन रहा है, डेनमार्क में बन रहा है, इंग्लैंड में बन रहा है, नीदरलैंड में, वो सबको ट्रांसपोर्ट करना आसान हो जाएगा। और मेंटेनेंस लैंड पे आसान रहता है, यानी कि इस तरह के सबस्टेशन आप बना रहे, उसको लैंड पे मेंटेन करना बहुत आसान है। इसमें मेंटेन करना बहुत दिक्कत है, क्योंकि ये क्रैम्प्ड है, हर चीज़ क्रैम्प्ड है, हर चीज़ एकदम पूरी तरह से रखा हो। जो चीज़ विंड टर्बाइन के लिए अच्छा है, वो इसके लिए मुसीबत बन जाता है। तो समझ रहे हैं, आपके पास 2 अलग-अलग रिक्वायरमेंट है। जो चीज़ आपका विंड टर्बाइन के लिए अच्छा है, वो आपका एचवीडीसी सबस्टेशन के लिए अच्छा नहीं है। और आपको बिना एचवीडीसी के तो होगा नहीं, क्योंकि नॉर्मल सबस्टेशन उतना बड़ा नहीं होता, वो सिर्फ एक ट्रांसफार्मर होता है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर प्लस कन्वर्टर स्टेशन चाहिए, तो इसीलिए बहुत बड़ा हो जाता है। और प्लस ट्रांसफार्मर भी तिगड़म वाले हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल ट्रांसफर होता है 3 इन 3 आउट, इसमें होता है 3 इन 6 आउट। तो इसी कारण से एचवीडीसी बहुत जगह खाता है, और उसको इस तरह में कोंच के बनाना बहुत महंगा पड़ता है। तो हिसाब है, ये जो आइलैंड है, ये एक तरह से ट्रायल टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे जैसे डेनमार्क के केस में कोशिश किया जा रहा है 51-49 गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टनरशिप पे चलने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बोल रहा है एक सबसे होता है फिजिक्स, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स पे भी काम चल रहा है कि क्या ये फाइनेंशियली वायबल है कि नहीं, क्योंकि आइलैंड बनाना ऐसा नहीं कि नहीं बनाया जा सकता, लेकिन ये सब बहुत लंबे प्रोजेक्ट्स होते हैं, मतलब 5-10 साल तो मुंह दिखाई का खाते हैं। तो क्या उतने टाइम तक फाइनेंशियली स्टेबल रह सकते हैं, क्या उसका प्रॉफिट आ सकता है, क्योंकि किसी को तो रिस्क लेना पड़ेगा। तो रिस्क लेने वाला काम गवर्नमेंट कर रहा है, लेकिन अगर गवर्नमेंट खुद चलाएगा तो ब्यूरोक्रेसी में बर्बाद हो जाएगा। तो वो काम प्राइवेट सेक्टर करेगा 49% पे। 51 क्यों है? ताकि स्टेबिलिटी रहे, मतलब कि ओनरशिप जो है रहे, क्योंकि एंड में पब्लिक प्रोडक्ट ही है, ओनरशिप रहे। और समुद्र बहुत सारा चीज़ आसान कर देता है, ज़मीन बहुत सारा चीज़ आसान कर देता है। जैसे कि टरबाइन लगाना खुला समुद्र में लगाइए, लेकिन सबस्टेशन बनाना है, बड़ा सबस्टेशन बनाना है, बनाइए सर, ज़मीन में बनाइए, कोई टेंशन नहीं, अपना समझ के बनाइए जितना बड़ा है। और इसका दूसरा फायदा होता है कि जैसे मैंने आपको बताया, एचवीडीसी जितने फ्लोटिंग ऑफशोर्स हैं वो लिमिटेड रहते हैं, यानी कि जिस टाइम उसको डिज़ाइन किया जाए, जिस टाइम उसे असेंबल किया जाएगा, उसका पावर लॉक हो जाएगा। यानी कि वो मान लीजिए बनाया 2 गीगावाट के लिए, काम खत्म सर, आप उसको आप नहीं बढ़ा सकते। यहाँ पे जगह है आपके पास, मान लीजिए इसको जैसे फेज़ 1 में आपने सिर्फ 2 गीगावाट का बनाया, कोई टेंशन नहीं है सर, 2 गीगावाट का बनाइए सर। अब हो गया कि हाँ, टेस्ट में सब चीज़ चल रहा है, सब चीज़ सही हो गया, सारा टेस्टिंग हो गया, हम लोग एफिशिएंट हो गए, आज 10 गीगावाट और ऐड करना है, कोई टेंशन नहीं है सर। या तो आइलैंड ही बड़ा कर लीजिए, या तो उसी आइलैंड में अगर आपने जगह का पहले से प्रोपोजिशन रखा हुआ है, तो आराम से आउटपुट बढ़ा लीजिए। तो वही समझिए, समुद्र आपको फायदा देता है कि आप विंड फार्म खूब लगाएं, जमीन आपको फायदा देता है कि सब स्टेशन, इंटरकनेक्ट्स जितना लगाना है लगाइए, कोई टेंशन नहीं है। तो वही समझिए, आइलैंड दोनों चीज़ को आसान कर देता है, और आइलैंड तक में ट्रांसफार्मर ले जाना बहुत आसान है। और रहा बात कि जितने भी स्टाफ रहते हैं, वो उनको अच्छा रहेगा कि अगर वो बोट में तैरते रहने की जगह ज़िंदगी, मतलब लगभग 1-1 साल तक का उनका शिफ्ट होता है, या 6-6 महीने का शिफ्ट होता है। तो 6-6 महीने का जिनका शिफ्ट है, उनका लाइफ बहुत आसान हो जाएगी अगर वो आराम से ज़मीन पे पैर रखते हैं कि हाँ भाई, हम ज़मीन पे आ गए। और मतलब यहाँ से समझिए, यहाँ पे इन लोग का अकोमोडेशन, इसलिए जितने डिज़ाइन है उसमें अकोमोडेशन का व्यवस्था रखा है कि यहाँ पे जितने भी मेंटेनेंस स्टाफ है, सब लोग रहेंगे आराम से अच्छे से, बोट पकड़ के जाएंगे टरबाइन को मेंटेन करके। ये बहुत, क्योंकि जितने भी बड़े विंड फार्म है वहाँ पे एक फ्लोटिंग अरेंजमेंट दिया जाता है, मतलब एक फ्लोटिंग होटल परमानेंटली वहाँ रखी जाती है कि वहाँ पे सारे लोग, स्टाफ लोग मैनेज कर रहे हैं। तो उससे बेटर होगा ना कि एक आइलैंड पर है।
तो भी समझिए दोनों का फ़ायदा उठा रहे हैं कि समुद्र में रखने का विंड फार्म का फ़ायदा उठा रहे हैं, ज़मीन पर रखने का ये फ़ायदा उठा रहे हैं, साइज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं और समुद्र से ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जा रहा है। तो सबका फ़ायदा उठा ले रहे हैं और स्केल का फ़ायदा यानी कि इसी और डिज़ाइन जो आपको इतने सारे देखने को मिले, कारण उसका ये है कि ये पार्टनरशिप है। तो गवर्नमेंट पहली बात तो इसको सीक्रेट रख रहा है, दूसरी बात अभी बिडिंग वॉर चल रही है। अभी सिर्फ अर्ली डिज़ाइंस दिए गए हैं, तो इसीलिए ये तीनों डिज़ाइन आपको एक ही कंपनी का मिलेगा। तो देखिए आने वाले टाइम में कौन सा सेलेक्ट होता है। और ये डायनामिक प्रोजेक्ट है तो बदलता रहेगा, मतलब स्टार्टिंग ऐसा करेंगे, बाद में बढ़ा के ऐसा कर सकते हैं, फिर उसको ऐसा कर सकते हैं। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है। और इसमें खुला एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, रॉ एक्सपेरिमेंट, यानी कि जैसे बहुत सारा कंपनी लोग कोशिश कर रहा है कि अमोनिया के बेस पे कल का ट्रांसपोर्टेशन चलाते हैं। पता नहीं क्यों कर रहे हैं, मतलब लेकिन करना चाहते हैं, ठीक है। तो अमोनिया बनाने के लिए कोई जगह चाहिए, यहीं बनाएंगे। बिजली आ रही है, सरप्लस जब भी होने लगे उसी से अमोनिया बना देंगे। बहुत लोग कि नहीं हमें हाइड्रोजन पे हुलू करना ही है, ठीक है। यहाँ पे आप हाइड्रोजन पे जो करना है करो, काम करता है बल्ले बल्ले, नहीं करता है कोई बात नहीं, परमिट उर्मिट का टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। तो ये काफ़ी सारा काम स्ट्रीमलाइन कर देगा। मतलब एक जगह है जहाँ पे हमें सब चीज़ का बेनिफिट है, जो नॉन टेक्नोलॉजी है जैसे आपका विंड फार्म लगाते जाओ, सब स्टेशन एचवीडीसी सब स्टेशन लगाते जाओ। जगह चाहिए जहाँ पे हम लोग को दोनों का फायदा मिल जाएगा, यानी समुद्र का ट्रांसपोर्टेशन और लैंड की स्टेबिलिटी दोनों मिल जाएगा, बम बम कोई टेंशन नहीं है। फिर एक जगह चाहिए जहाँ पे खुला इंजीनियर्स लोग एक्सपेरिमेंट कर सकें, करो भैया एक्सपेरिमेंट करो। और इंटरनेशनल लिंक रहे ताकि कोई भी मटीरियल शिप से ट्रांसपोर्ट किया जा सके, वो भी। इसीलिए जितने भी डिज़ाइन है सब में एक डॉक दिया जा रहा है, डॉक बाय रिक्वायरमेंट है। वहाँ पे एक अच्छा बड़ा कार्गो शिप डॉक कर सके, क्योंकि बोल रहे उन सबको पता है कि भैया ट्रांसपोर्ट किए बिना आपका काम नहीं चलने वाला। आप अगर पहुंच ही नहीं पाएंगे वहाँ पे, हेलीकॉप्टर से मतलब भले दे दिया जाएगा हेलीकॉप्टर पैड, और एक दो ठो डिज़ाइन इतना बड़ा है कि इसमें छोटा एयरपोर्ट भी बनाया जा सकता है। तो देखिए यार कुछ कुछ केसेस में कि आइलैंड को धीरे धीरे जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ते जाएगा उसके हिसाब से बड़ा करते चले जाएंगे, और फिर उसमें कहते हैं भैया एयरपोर्ट ही डाल देते हैं सीधे। तो देखिए ये ट्रायल टेक्नोलॉजी, ये बात समझना बहुत जरूरी। कोर इसका टेस्टेड है, फाइनेंस इसका कितना सपोर्ट करता है और इसका ग्रोथ कैसे होता है, उसके बेसिस में ये आपको कल एक दो पीस और देखने को मिल सकते हैं या एक दो हज़ार पीस और देखने को मिल सकते हैं। तो यही, और आप देखने को मतलब कि आपको जाके देखना पड़ेगा ना, कि सब कोशिश किया जाता है हॉराइजन लाइन से दूर, यानी 20-30 किलोमीटर से ज़्यादा दूर आप समुद्र में देख नहीं सकते, कर्व होता है, धरती का कर्व नहीं दिखाने देगा। तो ये सब इतना दूर रखा जाएगा कि आम पब्लिक को दिखे नहीं, शिकायत करें नहीं, और वहाँ पे जो तिड़म करना है करते रहेंगे। तो यही है मेन प्रोजेक्ट जो आप एनर्जी आइलैंड बार बार सुनते हैं, यही है कि वो सारे टेस्टेड टेक्नोलॉजी को मिक्स करके यूज़ करना चाहते हैं। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन एनर्जी आइलैंड के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कॉमेंट लेके, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप नहीं है तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।